ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अगर आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपके सितारों को देखने के लिए रोकेंगे। ये किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। हरित ऊर्जा की राह में संतुलन की चुनौती। आजकल आप देख रहे हैं कि ऊर्जा संकट को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हरित ऊर्जा की खूब चर्चाएं हो रही, नवीकरणीय ऊर्जा की भी खूब चर्चाएं की जा रही हैं। तो आप देखिए, वर्तमान में दुनिया एक बड़े ऊर्जा बदलाव की दौर से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती, बढ़ता प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुराने रास्ते अब टिकाऊ नहीं रहे। मगर इस पूरी बहस के बीच एक बुनियादी सवाल अक्सर छूट जाता है। क्या हरित भविष्य सचमुच सबके लिए होगा, या फिर यह भी उस विकास की तरह होगा जो कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है? ऊर्जा संक्रमण को आमतौर पर तकनीकी बदलाव के रूप में देखा जाता है, जैसे कोयले और तेल से हटकर सौर, पवन, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना। मगर सब असल में यह केवल तकनीक का सवाल नहीं है, यह समाज, अर्थव्यवस्था और बराबरी का भी प्रश्न है। ऊर्जा का अर्थ केवल बिजली या फिर ईंधन की उपलब्धता नहीं है, बल्कि इससे तय होता है कि जीवन कितना आसान होगा, अवसर किसे मिलेंगे और विकास से कौन लाभान्वित होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल और जटिल हो जाता है। एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उद्योगों और शहरों में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए कई ऊर्जा आज भी अनिश्चित और महंगी है। और इसमें दो राय नहीं है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। करोड़ों घरों तक बिजली पहुंची है और प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत औसतन 1400 से 1500 यूनिट के आसपास हो गई है। मगर इस प्रगति के बावजूद उपयोग और पहुंच के बीच का अंतर आज भी बना हुआ है। यही अंतर भेदभाव की असली परिभाषा तय करता है। शहरों में जहां बिजली की घरेलू खपत कई सौ यूनिट तक पहुंच चुकी है, वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थिति अभी दयनीय है। इस बात को समझना होगा कि बिजली का कनेक्शन होना और निर्बाध आपूर्ति दो अलग अलग पहलू हैं। घरों में सिर्फ मीटर लगा देना को बिजली आपूर्ति से जोड़ देने के रूप में नहीं देखा जा सकता। निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना भी जरूरी है, यानी ऊर्जा की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई ग्रामीण और छोटे कस्बों में बिजली का कनेक्शन हो तो है, लेकिन आपूर्ति की निरंतरता, असमय कटौती और वोल्टेज की स्थिरता सुनिश्चित चुनौती बनी हुई है। और आने वाले वर्षों में देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। इस मांग का बड़ा हिस्सा उद्योगों, डेटा केंद्रों, वातानुकूलन और शहरी खपत से आएगा। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो ऊर्जा परिवर्तन उपभोक्ताओं की गैर बराबरी को कम करने के बजाय और गहरा करेगा। अगर ऊर्जा का वितरण बाजार के तर्क पर ही चलता रहा तो स्वाभाविक है कि वह उन्हीं तक पहले पहुंचेगी जो अधिक भुगतान कर सकेंगे। ऐसे में ऊर्जा एक बुनियादी सेवा से धीरे धीरे उच्च स्तरीय सुविधा में बदल सकती है, जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होगी। सौर ऊर्जा के तेज विस्तार का लाभ भी मुख्यतः उन्हीं वर्गों तक पहुंचा है जिसके पास निवेश करने की क्षमता है। बड़े शहरों में छत पर और सौर ऊर्जा उपकरण लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा नाममात्र है, क्योंकि इसमें भी तो पैसा खर्च होता है। जिनके पास छत पूंजी और तकनीकी जानकारी है, वे इससे सीधे लाभ उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। इसके विपरीत जिनके पास ये साधन नहीं है, वे इस बदलाव के दायरे से बाहर हैं। विद्युत चालित वाहनों का विस्तार भी इसी तर्ज पर हो रहा है। यह बदलाव अभी उन वर्गों में ठहरा हुआ है जो नई तकनीक अपनाने की लागत वहन करने में सक्षम है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का लाभ समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। ग्रीन या फिर हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती तकनीक इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करती है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। और इससे यह सवाल उठता है कि क्या नई ऊर्जा तकनीक समाज के व्यापक हिस्से तक पहुंचेगी या फिर केवल उत्पादन और निर्यात के ढांचे तक सीमित रह जाएगी। इतिहास बताता है कि तकनीकी प्रगति अपने आप समानता नहीं लाती,
औद्योगिक और डिजिटल क्रांति में भी यही हुआ। पहले लाभ उन्हीं को मिला जिनके पास संसाधन थे, बाकी समाज को उस लाभ तक पहुंचने में लंबा समय लगा। स्पष्ट है कि ऊर्जा में परिवर्तन को केवल उत्पादन बढ़ाने की नज़र से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सवाल वितरण के स्वरूप का भी है। अगर नई ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित रहता है जहां पहले से विकल्प मौजूद हैं, तो असमानता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि कमजोर और कम पहुंच वाले क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण भी पीछे छूट जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन को समावेशी बनाने के लिए केवल बड़ी परियोजनाएं पर्याप्त नहीं है, इसके लिए विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों की जरूरत है। मसलन छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र, माइक्रो ग्रिड और सामुदायिक ऊर्जा मॉडल तैयार किए जाने चाहिए जो ऊर्जा को सीधे उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है। ये मॉडल ऊर्जा को केवल उपभोग का साधन नहीं बल्कि स्थानीय विकास का आधार बना सकते हैं। वित्तीय ढांचे को भी इसी दृष्टि से देखना होगा। अभी तक प्रोत्साहन और निवेश का बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में जाता है जहां वापसी की संभावना अधिक है, मगर समान वितरण के लिए वहां निवेश करना होगा जहां जरूरत अधिक है, भले ही उसमें तुरंत आर्थिक लाभ दिखाई ना दें। हरित ऊर्जा के लिए जमीन, पानी और खनिजों की आवश्यकता होती है। अगर इनका उपयोग स्थानीय समुदायों के हितों की कीमत पर होता है तो यह एक नए प्रकार का असंतुलन पैदा करेगा। इसलिए विकास और पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी जरूरी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। राज्य के बीच ऊर्जा उपयोग का अंतर इस बात को और स्पष्ट करता है। उदाहरण के तौर पर गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 यूनिट से अधिक है, जबकि बिहार में यह लगभग 300 यूनिट, उत्तर प्रदेश में 700 यूनिट के आसपास है। यह अंतर केवल आर्थिक नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और नीतिगत प्राथमिकताओं का भी है। कहीं ऊर्जा विकास का आधार बन रही है तो कहीं बुनियादी जरूरतें जरूरत के स्तर पर ही सिमटी हुई है। भारत के पास यह अवसर है कि वह ऊर्जा परिवर्तन को एक व्यापक सामाजिक बदलाव का रूप दे सके। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत हरित ऊर्जा की दिशा में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि बदलाव किसके पक्ष में जा रहा है। अगर नीतियां केवल निवेश, निर्यात और बड़े उपभोक्ताओं के इर्द गिर्द घूमती रहीं तो हरित ऊर्जा भी सामाजिक स्तर पर खाई को गहरा करेगी। और यदि प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जिनके लिए ऊर्जा आज भी एक बुनियादी जरूरत है, तो यही बदलाव सामाजिक संतुलन का आधार बन सकता है। ऊर्जा का भविष्य केवल हरित होने से तय नहीं होगा, बल्कि इससे निर्धारित होगा कि वह कितना न्यायपूर्ण और समावेशी है। अगर ऊर्जा परिवर्तन सबको साथ लेकर नहीं चला तो यह ना तो टिकाऊ होगा और ना ही समान विकास का वाहक बन पाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। अपना आईना, दूसरों को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन अपने स्तर पर खुद को तो बदला ही जा सकता है। और इस तरह की सोच समझ रखने वालों को किसी विचार, रवैये बुरे या भले नहीं लगते। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई काम बुरा है और कोई काम अच्छा। वे केवल कहते हैं कि बोधपूर्वक किया गया काम अच्छा है, जबकि बोधहीनता के असर में किया गया काम बुरा है। बड़े बुजुर्गों की भी अमूमन यही राय होती है कि हर बुराई में किसी न किसी तरह की अच्छाई छिपी होती है, बस उस अच्छाई को भांपने समझने की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, बुरा करने वाला भी कभी अच्छी सीख दे सकता है। और इसी संदर्भ में एक वाक्य को उदाहरण के तौर पर याद किया जा सकता है। मूसलाधार बारिश या पाले में भी दूध की थैली पहुंचाने वाले भैया सुबह सवेरे समय पर अखबार देना कभी नहीं चूकते। एक रविवार सुबह 10 बजे के आसपास वह भैया अपने एक ग्राहक के घर गए। उस परिवार के मुखिया बाऊ जी कहे जाते थे। वे बरामदे में नाश्ता कर रहे थे। स्वागत नमस्कार के बाद भैया ने पेपर का महीने भर के पैसे का हिसाब थामा और बाऊ जी ने रुपए दिए और बिल फाड़ दिया। फिर हफ्ते भर बाद एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। घर में बुजुर्ग दादी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने दूध की थैली पहुंचाने वाले भैया थे। बोले कि माता जी, अखबार के पैसे लेने हैं। दादी अपने सफेद दुपट्टे के एक कोने में गांठ बांधकर रुपए रखती थी। उन्होंने गांठ खोली और रुपए गिनकर थमा दिए। घर में बारे में पड़ रहा उनका किशोर पोता भी था। वह गौर से यह सब सुन रहा था। वह अपने संदेह के बावजूद चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि संदेह के आधार पर किसी को गलत या कसूरवार ठहराना नाइंसाफी है। वह तौल मोल और बोल की कला से भी भली भांति वाकिफ था, इसलिए उसने अपने संदेह के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। दरअसल यह एक सामान्य आकलन है कि संदेह जब हमारे दरवाजे की घंटी बजा रहा हो तब केवल हम ही निर्णय ले सकते हैं इसे दिमाग की घंटी भी बजाने देनी है या नहीं। और आप देखिए,
वही दुनियादारी को बढ़िया ढंग से भी से निभा सकता है, जो इस तत्व को स्वीकार करने की कला में परंपरागत है पारंगत है। इसलिए बच्चे ने बस अपनी दादी, माता पिता और भाई को हिदायत दी कि जब भी पेपर वाले भैया महीने के पैसे लेने आए तो भुगतान करने से पहले बिल लेना ना भूलें। साथ ही बिल को संभाल कर किसी खास दराज में रखते जाएं। अगले महीने की 4 तारीख को भैया आए, माँ को बिल देकर रुपए ले गए। माँ ने बिल दराज में रख दिया। करीब 10 दिन बाद वह फिर उसी महीने का बिल ले कर आ गए। इस दफा भाई मिला। उसने हैरानी जताते हुए कहा, उस भैया से पूछा कि अभी तक आपने महीने का हिसाब नहीं लिया, इस बार तो बड़ी देर से ले रहे हैं आप। ऐसा कहते कहते उसने भी पैसे दे दिए। करीब हफ्ते बाद एक सुबह दूध देने के बाद वह व्यक्ति फिर से बिल लेकर आ गया। इस दफा वो यही किशोर मिल गया। वह बिल लेकर अंदर गया। उसने वहीं दराज खोला तो देखा कि उसमें बीते महीने के पहले से 2 बिल रखे हुए थे। बाहर आकर दोनों बिल उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाते बढ़ाते नम्रतापूर्वक शिकायत की कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई। आप पिछले महीने का बिल तीसरी बार लेने आ गए। एक तरह से दूध पहुंचाने वाला झुंझलाहट के साथ अपनी सफाई देते हुए बोला, कोई नहीं, गलती हो गई, अग्रिम भुगतान समझिए, अगले महीने में कट जाएगा। किशोर को समझते देर नहीं लगी कि उसका कसूर था या नहीं, लेकिन उसने के घर परिवार की व्यवस्था में चूक थी। कम रकम होने की वजह से परिवार का हर सदस्य भुगतान कर देता है, यह मानकर कि देना ही होगा। यह हैरानी की बात जरूर है कि पैसे देने के बाद इस बारे में उनकी आपस में बात तक नहीं होती थी, मगर इस बार पकड़ में आने के बाद उसी रोज से परिवार ने घर का कायदा दुरुस्त कर दिया। पेपर, दूध, राशन, फल, सब्जी, कपड़े या बर्तन धोने वाले घरेलू सहायक सभी का हिसाब किताब अलग अलग तयशुदा सदस्य ही किया करेंगे। इससे किसी पर संदेह नहीं होगा और कोई दूसरा नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की तरह सभी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे मामले बहुत कम हैं और अपवाद हो सकते हैं, मगर इससे समझा जा सकता है कि हर इंसान बाहरी तत्वों, हालात और स्थितियों को बदलने में जुटा रहता है, बावजूद इसके कि वह शायद ही कामयाब हो पाए। वास्तव में ज़्यादा जरूरी यह है कि पहले अपने आप में बदलाव किया जाए, और ताकि ऐसी परिस्थितियों से दो चार होने की नौबत ही ना आए। अपने भीतरी बदलाव के बगैर कोई बाहरी दुनिया को सुधार ही नहीं सकता है। ओशो की माने तो इस तरह कभी कभी बिना चेष्टा किए परिस्थितियां जीने की बड़ी समझ और सबक सिखा देती है। जो कुछ घटित हो रहा है उसे शांत और तटस्थ होकर बस देखते रहना चाहिए। ब्रिटिश प्रगतिवादी चार्ल्स डार्विन ने अपने पिता से बचपन में मिली सलाह को तामो गांठ बांध के रखा कि जब तक तुम भ्रम में हो, तुम्हारे पास पूरे सबूत ना हो, तब तक तुम्हें चुप ही रहना है। सच है कि जिसने यह समझ जान लिया कि वह खुद ही भी अपनी गलतियों का सुधार कर लेगा, दूसरों की भी। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है। अब आप देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे ना विधानसभा के, 4 राज्य थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, तो उन्हीं की बात हो रही है। अगर आपको भी चुनाव का रिजल्ट आ गया ना, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जैसे नतीजे सामने आए, उनसे साफ है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में जहां मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया, वहीं असम और पुदुचेरी में लोगों ने मौजूदा सरकार पर भरोसा कायम रखा। इसमें चौंकाने वाले नतीजे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से आए, जहां चुनाव प्रचार के क्रम में बहुस्तरीय उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों के लिए अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि सत्ताधारी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर हो सकता है। इन राज्यों में इतने बड़े उलटफेर की उम्मीद कम ही लोगों ने की थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के प्रति दिखने वाला जनसमर्थन चुनाव और मतदान के मोर्चे पर उलट नतीजे देने वाला साबित हुआ। हालांकि राज्य में भाजपा ने जीत के लिए जिस स्तर पर जाकर मेहनत की, मतदाताओं के वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक व्यापक रणनीतिक राजनीति पर काम किया, यहां तक भावनात्मक मुद्दों पर भी सहारा लिया, उसका साफ असर मतगणना और नतीजों पर दिखा। जारी की लंबे समय के बाद अब पश्चिम बंगाल एक और सत्ता परिवर्तन का गवाह बन गया, जहां विचारधाराओं
सफर क्रमशः बदलता दिखा। और आपने देखा होगा कि देखिए बीजेपी ने पिछले बार 77 सीटें जीती थी, उससे पहले 3 सीटें जीती थी, अब आप देखिए 200 से ज़्यादा सीटें जीत गई। वहीं तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को लेकर बहुत कम लोगों ने यह अंदाजा लगाया होगा कि चुनाव के परिणाम में उसकी स्थिति इस कदर खराब रहेगी। गौरतलब है कि फिल्मों की दुनिया से तमिलनाडु की राजनीति में आकर हाल के वर्षों में उभरे अपने प्रशंसकों के बीच थलपति के नाम से मशहूर जोसेफ विजय ने अपने पहले ही चुनाव में राज्य की राजनीति में बीते कुछ सालों से एक छत्र राज करने वाले नेता एम.के. स्टालिन उनकी पार्टी द्रमुक को करारी शिकस्त दी है। आप देख लीजिए, एक नया अभिनेता नेता बना और उसने आप देखते हैं कि राजनीति ही बदल दी। अब तमिलनाडु द्रमिक अन्ना द्रमुक के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति के समानांतर एक नए दौर में प्रवेश कर गया। यह देखने की बात होगी कि आने वाले वर्षों में यह राज्य किस राजनीतिक धारा का केंद्र बनेगा। जहां तक केरल का सवाल है तो वहां आमतौर पर वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच सत्ता में फेरबदल होता रहा है। इस लिहाज से देखें तो दो कार्यकाल के बाद वामपंथी मोर्चा सत्ता से बाहर हुआ है। अच्छी उपस्थिति के साथ कांग्रेस को महत्वपूर्ण जीत मिली है। इसके अलावा असम में एक तरफ से अपेक्षित नतीजे आए जहां भाजपा ने फिर से भारी जीत हासिल की। यह तब ही भी संभव है जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप को लेकर कई तरह के विवाद चुनाव विचार के केंद्र में रहे। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के परिणामों के मुताबिक वहां सत्तारूढ़ राजग गठबंधन ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता कायम रखी। कहा जा सकता है कि इन चुनाव में भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी में जीत हासिल की है, अपनी उपस्थिति साबित की, वहीं कांग्रेस भी केरल की जीत को अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकती है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत करीब 27 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किए जाने को लेकर भी सवाल उठे। इसके बावजूद राज्य में मतदान का कीर्तिमान कायम हुआ। बहरहाल चुनाव प्रचार के दौरान चाहे जिस तरह की तल्खियां देखी गई, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत समावेशी विकास सभी सरकारों का मुख्य उद्देश्य बने। ये आप देखिए, तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी है, केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ये है पश्चिम बंगाल कोलकाता इसकी राजधानी है, ये असम है, ये आप देखिए दिसपुर इसकी राजधानी, ये पुदुचेरी आप देख रहे हैं। जानलेवा लापरवाही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक रिहायशी इमारत में आग से 9 लोगों की मौत की घटना को लेकर जो बातें सामने आई उनसे सुरक्षा प्रबंधन पर ही सवाल खड़े हो गए। इमारत में सेंधमारी से बचाव के लिए लगाई गई सेंट्रल लॉक प्रणाली, लोहे की मोटी ग्रिल और निकास के लिए वैकल्पिक बंदोबस्त न होना जानलेवा साबित हुआ। सुरक्षा के नाम पर की गई इस व्यवस्था ने आग और धुएं से घिरे लोगों के बचाव के रास्तों को ही बंद कर दिया। सवाल है कि बड़े शहरों में बनने वाले आवासीय परिसरों में सुरक्षा इंतजाम की समय समय पर जांच क्यों नहीं की जाती। जब किसी इमारत में एक खतरे के मद्देनजर कोई सुरक्षात्मक प्रबंध किए जाते हैं तो दूसरे जोखिमों को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है। क्या भवन निर्माताओं के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवासीय परिसर में सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं। और गौरतलब है कि रविवार तड़के हुई आग की इस घटना के दौरान इमारत की बिजली आपूर्ति बंद हो जाने से सेंट्रल लॉक प्रणाली ने भी काम करना बंद कर दिया। दरवाजा नहीं खोलने से लोग अंदर ही फंस रह गए। जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो बंद बालकनी इमारत में पीछे की ओर लगी लोहे की मोटी ग्रिल की वजह से लोगों को तत्काल बाहर नहीं निकाला जा सका। बाद में ग्रिल को काटकर रास्ता बनाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यही नहीं, इमारत में आने जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। आपात स्थिति में निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं थी। हैरत की बात है कि वाहनों इमारतों में आग की घटना के दौरान सेंट्रल लॉक प्रणाली की वजह से जान जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के स्तर पर कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आती। आवासीय इमारतों में सुरक्षा उपायों की गहन जांच पड़ताल के बिना ही बिजली पानी के कनेक्शन दे दिए जाते हैं। सरकार स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की अनियमितता और लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए ताकि नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।